सो हेलो गाइस, अब एक बार एक काम करो, सारे बच्चे एक बार ज्वाइन कर लो क्लास को, फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। ठीक है। अब है कि हम लोग क्या लाए आज की क्लास में, देखना ध्यान से। एक हमारा सीजी व्यापम का एग्जाम 2024 का जो हमारा हुआ था, छत्तीसगढ़ व्यापम, उसका हम लोग आज लेकर के आए हैं। आज उसका सवाल सॉल्व करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के। ये हमारी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। अगर आप मेरे साथ हैं इस सीरीज में तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, हम इस सीरीज में आपको 100% फॉलो कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं फॉलो, तो अभी 2-4 हमारे वीडियो 3-4 हुए हैं, उनको देख करके आप मुझे अभी भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं फॉलो, अगर आप कर रहे हैं फॉलो तो अच्छी बात है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आप फॉलो करें तो आपको पता है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में किसी भी स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं। कुछ है टॉपिक फेवरेट जो बार बार एग्जामिनर पूछता है, और अगर उन फेवरेट टॉपिक पे हमने काम कर लिया तो वैसे भी हमारा आधा काम नर्सिंग एप्टीट्यूड का कम से कम हो जाएगा। हालांकि हमारी ये जो सीरीज है ये हमारी हर एक उसके लिए हो रही है, हर एक सब्जेक्ट के लिए हमारी जो सीरीज है वो ये हो रही है, हर सब्जेक्ट के लिए। फिजिक्स के भी आपके एमसीक्यू चल रहे हैं, फिजिक्स के एमसीक्यू आपके चल रहे हैं, केमिस्ट्री के आपके एमसीक्यू चल रहे हैं, आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू चल रहे हैं, जीके के तो आपके एमसीक्यू चल ही रहे हैं, और बायोलॉजी के भी आपके एमसीक्यू चल रहे हैं। तो हर सब्जेक्ट के सर हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए हम लोग सवाल अपने सॉल्व करते हैं। 3 बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो कि तुमको फॉलो करनी है। पहला क्या है, प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे, मतलब आपको खुद से प्रश्न को सॉल्व करने का ट्राई करना है। अवधारणाओं को समझे, आप समझिए कि क्या उसका मतलब है, कैसे क्या उसके अंदर दिया हुआ है, चीजों को तुमको समझने में ध्यान देना है। और आपको आपके एग्जाम के लिए चीजों को याद भी रखना पड़ेगा, याद तो रखना ही पड़ेगा, तो बेसिक बात है। देना क्या है पहला सवाल तुम्हारा। अब देखना, एक साइड आपका सवाल है और एक साइड उस सवाल के बारे में जितनी भी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं लेकर के आया हूं बिल्कुल बगल में। उससे क्या होगा कि आपके टॉपिक्स भी तैयार होंगे। यानी कि हम लोग जो फोकस करने वाले, मेरा जो फोकस है, मेरा फोकस एमसीक्यू प्लस रिवीजन पे है। मतलब क्या है, आप एमसीक्यू भी कर लें और साथ में आपका जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो रिवाइज भी हो जाए। दोनों अगर बातें हो जाए ना तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बस खाली एमसीक्यू बैठ के सॉल्व करना उतना बेहतर नहीं है। अगर आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर ले और साथ में आपकी चीजें रिवाइज भी होती रहे तो आपका क्या होगा, एक तीर पे 2 हम लोग निशाने वहां पर खेलते हुए दिखेंगे। ठीक है। अब देखना क्या है तुम्हारा, क्या मैंने बोला कुष्ठ रोग को क्या कहा जाता है। एक तुम्हारा क्या, डेरियर रोग, फिर क्या है तुम्हारा सोरियासिस, फिर क्या आपका स्केबीज, फिर क्या है तुम्हारा हंसन डिजीज। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं तुमको बता दूं कि कुष्ठ रोग को हम लोग हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं। तो कौन सा सही है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर डी क्या है सर हमारा, बिल्कुल सही आपने करवा दिया। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, हंसन डिजीज, बिल्कुल सही है। अब कुछ बातें जो है देखने क्या लिखा है, बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग होता है ये तुम्हारा। और क्या है, इस रोग के अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो क्या होता है, त्वचा पर सफेद धब्बे यानी कि व्हाइट पैचेस आपको दिखाई देंगे। ऐसे क्या होगा, आपके बॉडी पे, हाथों पे, पैरों पे व्हाइट कलर के पैचेस आपको वहां पर दिखाई देंगे। और क्या बात है सर, और क्या है, पहली बात क्या है, इस डिजीज की जो सबसे बुरी बात है वो क्या है तुम्हारा, सोशल स्टिग्मा डिजीज है ये तुम्हारा। सामाजिक कलंक के रूप में हम लोग पूर्व जन्म के पापों के लिए इसको मनाया था कि किसी को पूर्व जन्म के जो पाप किए हैं उसके लिए उसको ये डिजीज हुआ है। ये लोगों के बीच में अवधारणाएं फैलती हैं। और क्या लिखा है तुम्हारा, क्या बोलते हैं सर इसको, वही जो ऑप्शन है तुम्हारा हैंसन्स डिजीज हम लोग बोलते हैं। कैसे ठीक होता है सर इसका, ट्रीटमेंट क्या है इसका, इसमें क्या होता है तुम्हारी मल्टी ड्रग थेरेपी आपकी होती है मरीज की, और मल्टी ड्रग थेरेपी से वो मरीज आपका ठीक हो जाता है। और देखिए आगे अगला क्या सवाल सर हम लोग करने वाले हैं। अगला क्या है तुम्हारा, ओरल थ्रश की हम बात करें। ओरल थ्रश किसके द्वारा होता है। ओरल थ्रश का मतलब क्या है, मुंह में छाले होना। क्या होना, बेसिकली क्या इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि मुंह में छाले किसके द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, या फिर हमारा फंगस के द्वारा होते हैं। तो आपको पता है, अगर नहीं पता तो जान जाओ, मुंह में छाले प्राइमरली ज्यादातर फंगस के द्वारा होते हैं। ईस्ट नाम का एक फंगस है, ईस्ट नाम का एक फंगस है, उसके द्वारा मुंह में छाले आपका ओरल थ्रश होता है। किसका, ईस्ट। ईस्ट में भी सर कौन है, ईस्ट में भी कौन है, नोट कर लो भाई, नाम नोट कर लो, कैंडिडा एल्बिकेंस। कौन है आपका, कैंडिडा एल्बिकेंस। इसलिए क्या लिखा, मुंह में छाले बैक्टीरिया या वायरस से नहीं बल्कि फंगस के कारण होते हैं। मुंह के अंदर सफेद रंग के अल्सर हो जाएंगे, बड़ा पेनफुल होता है। मुंह के अंदर क्या होता है, सफेद रंग के आपके अल्सर हो जाएंगे, बड़ा पेनफुल डिजीज है, बड़ा उसमें दर्द भी आपको महसूस होता है। यह प्रश्न में क्या लिखा है, कितना इंपॉर्टेंट है भाई, हैशटैग मार दो, हैशटैग मार दे सर सवाल को, हैशटैग मार दीजिए बाबू, मार दीजिए हैशटैग। क्या लिखा है, यह प्रश्न यूपी और सीजी व्यापम दोनों परीक्षा में पूछा गया है। दोनों ही परीक्षाओं में यही एक सवाल आया है। अब तो मुझे बात बताओ, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल 150% आपका सवाल क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट वहां पर होता हुआ दिखेगा। अब क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस संचारी रोग के को जर्मन मीजल्स कहा जाता है। अब देखना क्या है, जर्मन मीजल्स उसने पूछा, जर्मन मीजल्स हम लोग किसको बोलते हैं। ऑप्शन क्या तुम्हारा, मम्स है, रुबेला, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस। अगर पता है तो अच्छी बात है,
और तुमको पता है कि ये डिजीज वाले सवाल भर भर के पूछे गए हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक ऐसा टॉपिक है जो नर्सिंग एप्टीट्यूड में कई बार पूछा गया है और इससे सवाल ज्यादातर सवाल इस टॉपिक से आए, ये आपको पता होगा अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप फॉलो करिए और आपको ये जानने को मिलेगा कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा? क्या होगा इसका आंसर क्या होगा तुम्हारा? रूबेला। क्या इसका आंसर आपका? रूबेला इसका आंसर आपका जाएगा। जर्मन मीजल्स के किसको हम लोग बोलते हैं? रूबेला को बोलते हैं। अब देखते हैं नामकरण टैग तुम्हारा कैसे कैसे। पर्ट्यूसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो भाई इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड से तुम्हारे एग्जाम में 2 सवाल मान लो, तुम 2 क्वेश्चन इस स्लाइड से आप मान सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपका आज के एग्जाम में इस स्लाइड से आने वाला है। अपकमिंग एग्जाम में आपके 1.5 महीने बाद आपका एग्जाम है, उसमें 2 क्वेश्चन 1 से 2 सवाल इस स्लाइड से आने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट तुम ले लो, मैं हट जा रहा हूँ। सवाल आएंगे जाएंगे। पहला क्या इसके अंदर? पर्ट्यूसिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वूपिंग कफ बोलते हैं, या फिर 100 दिन की खांसी भी इसको हम लोग बोलते हैं। डिप्थीरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉफलर्स डिजीज या फिर चाइनीज लेटर डिजीज, दोनों ही बातें इसके लिए यूज होती हैं। और क्या तुम्हारा? रूबेला की बात करें तो यही बात आ गया तुम्हारा। जर्मन मीजल्स, जर्मनी में से हम लोग क्या बोलते हैं? मीजल्स के नाम से जानते हैं। जर्मनी में इसको लोग क्या जानते हैं? मीजल्स के नाम से जानते हैं। लेकिन मम्स का कोई विशिष्ट उपनाम अभी तक दिया नहीं गया है। अलग अलग क्षेत्रों में कुछ नाम से बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई विशिष्ट मतलब ऐसा कोई फेमस उपनाम आपका नहीं अभी तक दिया गया है। और देखिएगा ध्यान से, अगर लिखा तुम्हारा टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्या लिखा तुम्हारा? टॉक्सोप्लाज्मोसिस एवं डायरिया। टॉक्सोप्लाज्मोसिस का निश्चित परपोषी कौन सा है? निश्चित मतलब क्या है? जो होगा ही होगा। एक क्या होता है? देखो अब दो तरह के होते हैं परपोषी, दो तरह के, होस्ट 2 टाइप के। एक है प्राइमरी जो कि होता ही होता है, एक क्या है? प्राइमरी जो कि होता ही होता है, और एक सेकेंडरी जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्राइमरी मतलब क्या है? पक्का ये तो परपोषी है ही है, और सेकेंडरी का मतलब क्या है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्या इसका आंसर जाएगा? डॉग है तुम्हारा, काऊ है, कैट है, पिग है, ठीक है। डॉग, काऊ, कैट और पिग। तो इसका आंसर क्या जाएगा तुम्हारा? इसका क्या आपका? कैट। कैट क्या है? निश्चित है। और डॉग क्या है तुम्हारा? सेकेंडरी है, निश्चित नहीं है। अगर हम लोग बात करें सर टॉक्सोप्लाज्मोसिस की, अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा जोखिम किसको होता है सर? गर्भवती महिलाओं को। सबसे बड़ा जोखिम किसको होता है सर? गर्भवती महिलाओं को। प्रेग्नेंट वीमेन के लिए अत्यधिक खतरनाक है और एबॉर्शन का कारण बन सकता है, गर्भपात का कारण आपका ये डिजीज बन सकता है। अगर ये डिजीज हो गया तो वो गर्भपात का, एबॉर्शन का भी कारण कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बन सकता है। और क्या सर बातें आपको पता है? डायरिया उत्पन्न करने वाले जीव। डायरिया उत्पन्न करने वाले जीव कौन है? रोटावायरस, शिगेला, बोट्युलिज्म या फिर बैसिलस सीरियस। अब जरा बात क्या है यहाँ पर, अगर मैं देखूँ तो, अगर मैं ध्यान दूँ तो आपके 2 ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मुख्य जीव आपके दोनों, हाँ ठीक है। यहाँ पर भी क्या बोला उसने? रोटावायरस भी सही है, शिगेला भी क्या है? सही है। दोनों ही आपके, इनके हिसाब से भी दोनों ही सही है, शिगेला और रोटावायरस, शिगेला और रोटावायरस, ठीक है। तो कुछ भी तुम लगा दो, ठीक है। हालांकि प्राइमरी तुम देखो होता क्या है कि डायरिया का नाम आता है तो रोटा वायरस का नाम ज्यादा आता है, ठीक है। डायरिया कॉज करने में रोटा वायरस का नाम लोग ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए क्या है, हम जो प्राइमरी जो हम लोग सुनते हैं हम उसके ऊपर जाएंगे, हम रोटा वायरस को टिक लगाएंगे। हालांकि अगर तुम शिगेला को भी टिक करते हो तो भी आपका आंसर क्या है? सही रहेगा, तो भी आपका आंसर क्या है? सही है। लेकिन रोटा को हम लोग टिक कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर नाम डायरिया में रोटा वायरस का ही लोग लेते हैं। अगला क्या तुम्हारा? जीवन का मौलिक, जीवन का भौतिक आधार और आरबीसी। जीवन का भौतिक आधार क्या है? यार ये सवाल पूछने वाला है, जीवन का भौतिक आधार कौन है? सेल है यार, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं सर, 8th क्लास से 7th क्लास 6th क्लास सर हम लोग पढ़ रहे हैं ये वाली बातें तो। और क्या लिखा तुम्हारा? भ्रूण आरसीबी यानी कि फीटल आरबीसी का जीवन। देखो मैंने आरसीबी बोल दिया क्योंकि समय आईपीएल का चल रहा है ना, आईपीएल का मामला खटखट, ठीक है। आरसीबी एक ऐसी टीम, आरसीबी क्या तुमको पता है? आरसीबी एक टीम है, लेकिन आप तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तुम क्या जानो आरसीबी और डीसी। आरसीबी एक टीम ऐसी है जो क्या है, जो पिछले 18-19 साल तक लगातार हारी है। 18-19 साल तक वो लगातार आपकी टीम हारी हुई है, और उसको मैंने पूरे 18-19 साल तक सपोर्ट किया दबा करके। क्या किया मैंने? उसको 18-19 साल तक दबा करके सपोर्ट किया, और वो तब तक हारती रही। जैसे हमारी यूपी की टीम बनी, लखनऊ की टीम बनी एलएसजी, जैसे मैं एलएसजी की तरफ गया पिछले साल, तुरंत क्या हुआ? तुरंत आरसीबी के गोल्डन डेज शुरू हो गए, आरसीबी के गुड डेज आपके वहां पर शुरू हो गए। तो आरसीबी अब जीत रही है, और अब जब मैं लखनऊ की तरफ शिफ्ट हुआ हूँ तब लखनऊ हार रही है। अब लखनऊ लास्ट में है, 10th पे है पोजीशन पे इस समय टेबल पे। तो ये तो क्या, ये मेरा लक है भाई, ये क्या मेरी किस्मत है, क्योंकि जब मैंने आरसीबी को किया सपोर्ट 18 साल तक, तब तो हालांकि 18 साल का तो मैं था भी नहीं उस समय, क्या ही कर सकते हैं। मान लो मैंने 10 साल तक किया होगा, 10 साल से मैं जाने लायक हुआ, 10 साल से मैं क्रिकेट खेलने लायक या फिर देखने लायक हुआ। अगर मैंने 10 साल तक सपोर्ट किया तो आरसीबी वहां पर हारती रही, और जैसे ही मैंने
आरसीबी को हटा करके लखनऊ को किया सपोर्ट, अब लखनऊ हार रही है, फिलहाल अब लखनऊ हार रही है। तो ये हमारा लक है भाई, ठीक है, क्या बताया जाए। तो हमें तो सब्र ही रखना है, हमें तो पेशेंट ही रखना है, पेशेंस ही रखना है। तो क्या बोला उसने, फीटल आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। अब देखना क्या है, जो एडल्ट आरबीसी होता है उसका तो क्या होता है 120 दिन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने पूछा है फीटल आरबीसी, फीटल का मतलब क्या है, जो पेट में है, जो फीटस है उसको वो पूछ रहा है। तो कितना होता है 80 से 90 दिन, आपका लगभग 80 दिन आपका क्या है फीटल आरबीसी का जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन होता है। देखना फीटल मतलब क्या है, नवजात, जो बच्चा तुरंत हुआ है पैदा, 80 से 90 दिन, साल बोल रहा हूँ, 80 से 90 दिन। अगला है तुम्हारा तो एडल्ट वयस्क का 120 दिन, प्लेटलेट्स का बोले तो 5 से 7 दिन आपका जीवन काल होता है। आगे सब कुछ बातें करेंगे क्या, बिल्कुल बातें करेंगे। इरिथ्रोपोएसिस के निम्न चरणों को व्यवस्थित करें। इरिथ्रोपोएसिस का मतलब क्या है सर, इरिथ्रोपोएसिस क्या चीज है, आरबीसी का बनना। इरिथ्रो का मतलब क्या है, आरबीसी है, पोएसिस का मतलब क्या है, पोएसिस शब्द कहीं पर भी बायोलॉजी में मिले उसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन। पोएसिस शब्द आपको बायोलॉजी में कहीं पर भी मिले उसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम लोग को व्यवस्थित करना है, सारे सारे स्टेप्स को, सारे स्टेप यहाँ पर दिए हुए हैं। और अगला देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, हीम शब्द होता है ब्लड के लिए यूज, हीम शब्द सर क्या होता है, ब्लड के लिए होता है यूज। और पोएसिस का मतलब क्या है, फिर से फॉर्मेशन, यानी कि ब्लड फॉर्मेशन, यानी कि ब्लड फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है सर, बोन मैरो में। कहाँ हो रहा है सर, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में आपका आरबीसी के बनने का काम वहां पर चलता है। और क्या सर कुछ बातें आपको पता है, बिल्कुल पता है भाई। सबसे पहला क्या होगा तुम्हारा, सबसे पहले स्टेम सेल बनेगा, स्टेम सेल तो होता ही है हमारे बॉडी में, उससे क्या होंगे, कॉलोनी फॉर्मिंग सेल बनेंगे। याद कर लेना, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर आपके एग्जाम में आने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा कॉलोनी फॉर्मिंग सेल, फिर आपके प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनेंगे, फिर आपके नॉर्मोब्लास्ट बनते हैं, फिर आपके रेटिकुलोसाइट यानी कि इमैच्योर आरबीसी बनता है, और फिर बाद में उसका मैच्योरेशन होता है, उससे आपका एरिथ्रोसाइट यानी कि मैच्योर आरबीसी बन जाता है। ट्रिक क्या है तुम्हारा, हमेशा स्टेम सेल से शुरुआत होती है, स्टेम सेल से ही शुरुआत हमेशा, हर एक सेल के लिए स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग क्या आपका स्टेम सेल होता है। और कुछ बातें क्या सर, बिल्कुल बातें। अब देखना क्या, सुमेलित करें, मैच द फॉलोइंग आपको सवाल आया है। अब देखना पड़ेगा मैच द फॉलोइंग। पहला क्या तुम्हारा कार्पल टनल सिंड्रोम, आपको इनसे 1 2 3 4 को ABCD से मैच करना है। तो पहला क्या तुम्हारा कार्पल टनल सिंड्रोम किसके द्वारा होता है, कौन सी नर्व इसमें होती है इफेक्ट, यहाँ पे नर्व दी हुई है सारी की सारी, तो कौन सी नर्व इससे अफेक्ट होती है। तो मेरे ख्याल से पहला क्या जाएगा तुम्हारा कार्पल टनल सिंड्रोम, अगर आपने पढ़ रखा है तो मीडियन नर्व इससे अफेक्ट होती है। कौन सी होती है नर्व इससे, मीडियन नर्व इससे अफेक्ट होती है, बिल्कुल सही आंसर है। रिस्ट ड्रॉप की बात करें तो आपका सामने सामने है क्या सब, ये मुझे लगा सब सामने सामने ही है, क्योंकि रिस्ट ड्रॉप में आपका रेडियल नर्व है, ठीक है। बात करें हम लोग थिकेस्ट नर्व आपकी साइटिक नर्व होती है, सब सामने ही है भाई। सर्कमफ्लेक्स नर्व तो होती है तुम्हारी, अगर ऐसा सवाल आ गया होगा, ठीक है, अब ऑर्डर पता नहीं कुछ और आया हो, शायद हमको ये बनाने में जो एडिटर ने इसको बनाया है, हो सकता है एडिटर को बनाने में कुछ गलती हुई हो, ऑप्शन उन्होंने यहाँ वहाँ ना किए हो, लेकिन अगर ऐसे आया था तब तो भाई सोने पे सुहागा है। एक तो ये सवाल टफ है, बच्चों को नर्व्स याद नहीं हो पाती हैं, ठीक है, एक तो सवाल टफ है, लेकिन अगर ऐसे ही आया है तब तो बड़ा बढ़िया है भाई, तब तो बड़ा बढ़िया, आमने सामने मारा हो खड़खड़, हल्का फुल्का भी अगर पढ़ के गए होंगे तो भी काम हो गया होगा। देखना क्या लिखा, कुछ बातें यहाँ पे दी हुई हैं। कार्पल टनल क्या लिखा, मीडियन नर्व, कंप्यूटर पर लंबे समय तक कार्य करने से आपका ये दिक्कतें आपको आ सकती हैं। अगला क्या तुम्हारा रिस्ट ड्रॉप, रेडियल नर्व क्षतिग्रस्त अगर हो गई, रेडियल नर्व अगर आपकी क्षतिग्रस्त हो गई तो आपको कलाई जो है वो गिर जाएगी, कलाई आप उठा नहीं पाएंगे। थिकेस्ट नर्व कौन सी होती है, साइटिक नर्व होती है। कूल्हे में गलत इंजेक्शन लगाने पर पैर में लकवा यानी कि पैरालिसिस हो सकता है, अगर अफेक्ट हो गया, अगर आपने नर्व को अफेक्ट कर दिया तो। बहुत बीमारी सीरियस है, लोग इसको सीरियस नहीं मान रहे हैं आजकल, ठीक है, लेकिन आपका पैरालिसिस बहुत तगड़ी वहां पे हो सकती है पूरा का पूरा, ठीक है। और क्या लिखा है इसके अंदर, सर्कमफ्लेक्स नर्व कौन सी होती है आपकी, एक्सिलरी नर्व होती है, वो हमने लगा दिया ऑप्शन सही, ठीक है। और देखिएगा ध्यान से, अब देना करेगा, संपूर्ण जीव की प्रबल अनुभूति, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ होल ऑर्गेनिज्म कौन सी है। अब ये सीधा आता है सवाल, ये सवाल स्ट्रेट आता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ होल ऑर्गेनिज्म कौन सी फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ पूरे ऑर्गेनिज्म की स्ट्रॉन्ग फीलिंग कौन सी है। मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं, इमोशन, इमोशन 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 क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग है, पूरे ऑर्गेनिज्म की फीलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इमोशन बोलते हैं वहां पर, ठीक है। क्या दिया ऑप्शन, कम्युनिकेशन, वन टू अनदर बातें करना, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, परिवर्तन होना, ठीक है। इमोशन संपूर्ण जीव की प्रबल अनुभूति, पूरे जीव की अनुभूति जहां पर हो रही है वो क्या है तुम्हारा, इमोशन की हम लोग बात करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुमको याद भी करना है। लिम्बिक सिस्टम यानी कि लिम्बिक सिस्टम क्या कहता है, भावनाओं का आकलन और नियंत्रण इसी हिस्से में होता है, याद कर लो, हैशटैग मार लो। लिम्बिक सिस्टम में क्या होता है, भावनाओं का
आकलन और नियंत्रण दोनों ही कहाँ पे होता है? आपके लिम्बिक सिस्टम में होता है। नोट कर लीजिए, सवाल बनेगा इसके ऊपर। और क्या सवाल है सर, और क्या बातें हैं आपकी? मैदानी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा जनसंख्या कवरेज कितने क्षेत्र, मतलब कितने लोगों का कवरेज एक पीएससी करती है? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर आपका एक पीएससी कितने जनसंख्या का कवरेज करती है, कितने जनसंख्या को कंट्रोल करती है? तो अगर हम लोग बात करते हैं, दो क्षेत्र होते हैं, एक होता है मैदानी क्षेत्र, देखना यहाँ पे लिखा, एक होता है पहाड़ी क्षेत्र और एक क्या होता है? मैदानी क्षेत्र। तो दोनों में तुम्हारा अंतर है। 3000, 5000, 20000, 30000, 30000 इसका ऑप्शन सही है। ये बात कर रहा है किसी मैदानी क्षेत्र की। अगर पहाड़ी होता तो वो 20000 होता वहां पर, अगर पहाड़ी होता वहां पे आंसर क्या होता? तुम्हारा 20000 आपका आंसर वहां पे रहता। अब देखना 3 तरह के सेंटर्स सरकार ने बनाए हैं। एक तुम्हारा क्या है? सब सेंटर, फिर क्या तुम्हारा पीएससी, फिर क्या आपका सीएचसी। तो सब में होता है तुम्हारा 3000 और 5000, पीएससी में आपका 20000 और 30000, और सीएससी तो बहुत बड़ा होता है, उसमें तुम्हारा 80000 और इधर आपका 1,20,000। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, हिली और प्लेन एरियाज की वहां पे बात हो रही है। क्या रहेगा? 12 हफ्तों के अंदर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कराना किसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है? यानी कि करना नहीं, कराना, मतलब कौन करवाता है? लिखा है आशा, ग्राम सेविका, उसका एएनएम, फिर क्या है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो कराना किसकी होती है जिम्मेदारी? करवाता कौन है? आशा। करता कौन है? एएनएम करती है। करती कौन है? एएनएम। लेकिन करवाता कौन है? आपका आशा की ये प्राइमरी जिम्मेदारी होती है। इसलिए क्या लिखा? क्या लिखा? प्राथमिक जिम्मेदारी इन्हीं की है, आशा की होती है। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को ढूंढना और लाना, दोनों इनका बात है। फैक्ट क्या है तुम्हारा? एनआरएचएम द्वारा नियुक्त 8वीं पास 1000 की जनसंख्या पर एक आशा होती है। यानी कि इसको नियुक्त कौन करता है? एनआरएचएम नाम की कम्युनिटी इसको नियुक्त करती है। ये 8वीं पास होती हैं और 1000 महिलाओं की जनसंख्या पे एक आशा बहन वहां पर होती है। एएनएम की बात करें तो इनका क्या है? इनका काम है पंजीकरण करना, करवाना इनका काम नहीं, इनका काम क्या है? करना है। डू द एक्चुअल रजिस्ट्रेशन आपका यही करती हैं। ठीक है, अब देना क्या लिखा है तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा क्या? हाँ ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या आ देना? डॉट्स थेरेपी की शुरुआत किस कार्यक्रम के तहत हुई थी? डॉट्स थेरेपी की शुरुआत किस कार्यक्रम के तहत हुई थी? आरएनटीसीपी, मलेरिया, लेप्रोसी, एचआईवी एड्स। तो देखना क्या लिखा हुआ है? आरएनटीसीपी का मतलब क्या होता है? रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये क्या है तुम्हारा? आरएनटीसीपी। क्या है? रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आपका क्या है? आरएनटीसीपी। और इसी के तहत डॉट्स है। डॉट्स का मतलब होता है, डॉट्स का मतलब क्या है? ट्यूबरक्लोसिस के प्रोग्राम में इंक्लूडेड आपका डॉट्स है। यानी कि आपको क्या आंसर जाएगा? आरएनटीसीपी। फिर क्या लिखा है? आरएनटीसीपी को किस वर्ष में लॉन्च किया गया? 2002, 1997, 2006 और 2000। तो क्या जाएगा तुम्हारा आंसर? 1997 में इनको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब ये सवाल ऐसे हैं जो बेसिक हैं, अगर आपने पढ़ रखे हैं, अगर आपने चैप्टर्स पढ़ रखे, अगर आपने टॉपिक्स पढ़ रखे तो आपसे हो जाएंगे। अगर नहीं पढ़ रखे तो वहां पे आपको दिक्कत आनी है। वहां पे क्या है? वहां पे आपको दिक्कत आनी ही आनी है। ठीक है, फिर क्या लिखा है? टीकाकरण की शुरुआत कहां पर, कैसे, क्या हुई थी? तो कहां पे हुई थी? चाइनीज लिखा है तुम्हारा, ग्रीक लिखा है, इजिप्टियन है, मेसोपोटेमियन है। तो कहाँ? ग्रीक में हुई थी शुरुआत। कहाँ पे हुई थी शुरुआत आपकी? ग्रीक में आपकी यहाँ पे शुरुआत जो है वो हुई थी। बाकी बातें यहाँ पे देखो कहाँ है? एंशिएंट एरा आपका ग्रीक में, अर्ली पॉइनियर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो टीकाकरण की शुरुआत आपकी ग्रीक में हुई थी। डॉट्स कब आया? 1996 में आया। आरएनटीसीपी 1997 में आपका ये आया, जिसने डॉट्स को फिर से रिलॉन्च किया। ठीक है, और सर आपके पास कुछ बातें हैं क्या? बिल्कुल हमारे पास बातें हैं। उससे पहले आपके मेरे पास आपके लिए एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन जिसके लिए बच्चे परेशान थे, बच्चों को पता नहीं है कि सर 45 दिन में, 50 दिन में, 1 महीने में एग्जाम तो है, लेकिन तैयारी कहाँ से की जाए? कहाँ से ऐसा हो जाए कि अगले 45 दिन को हम लोग सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बना लें, हमारे अगले 45 दिन ऐसे हो कि भाई फिर सिलेक्शन रुक ही ना पाए। ठीक है भाई, फिर सिलेक्शन रुक ही ना पाए। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, लेकिन ये है किसके लिए? ये है हर एक राज्य के लिए। और देना क्या लिखा है तुम्हारा? बीएससी नर्सिंग का आपका, अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहूँ तो ये थोड़ा सा ही बड़ा हो जाएगा बस। ठीक, बहुत है, बहुत है। ठीक है, ये अपना बॉक्स भी हट गया, ये बॉक्स बीचों बीच में ले आता। चलो ठीक है, देखो क्या लिखा तुम्हारा? पैरा मेडिकल फार्मेसी का हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। नया जो हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है वो आपका 2 मई से शुरुआत उस क्रैश कोर्स की है। शुरुआत की आपकी 2 मई से आपकी शुरुआत उस क्रैश कोर्स की है। 2 मई से आपका क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट है। ठीक है, अब क्या है सर, क्या इसके प्राइस के बारे में आप कुछ बताएंगे? क्या इसका प्राइस 700 रुपये है, 900 रुपये है? बिल्कुल भी नहीं, गलत है, कुछ ये प्राइस नहीं है। आपका प्राइस है 549 रुपीज। कितना सर?
₹549 में, मात्र ₹549 में तुमको नोट्स के साथ, माइंड मैप के साथ, टेस्ट सीरीज उसी में इंक्लूडेड है, माइंड मैप उसी में है, डीपीपी उसी के अंदर है, सब कुछ आपको उसी ₹549 में मिल रहा है। और इससे कम में आपको क्रैश कोर्स कहीं पर भी मिलते नहीं है, या फिर आपको मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। लाइव क्लास होगा तुम्हारा, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग, आपका नोट्स, माइंड मैप सब आपको मिल रहा है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको वहां पर मिल रही है। तो आपको जितनी चीजें आपको अगले 45 दिन में आपके एग्जाम के लिए चाहिए वो सब हम लोग दे रहे हैं, वो सब हम लोग आपको वहां पर देंगे। पूरी हमारी टीम है एक बेहतरीन। अगर आपको टीम के बारे में जानना है तो सबके लेक्चर्स आपको हमारे चैनल पे इसी पे यहीं पर आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि भाई अगला 45 दिन तुम इतना प्रोडक्टिव कर दो। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से है, ठीक है, अगर आप नर्सिंग एग्जाम में बैठने वाले हैं, आपको पता है लगभग सिलेबस सेम ही होने वाला है और आपको एग्जाम देना है, तो भाई ये क्रैश कोर्स तुम्हारे लिए बनाया गया, स्पेशली आपके लिए ये क्रैश कोर्स डिजाइन किया गया है बैठ करके। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आइए पढ़िए और बेहतरीन तरीके से अपने माँ बाप का, अपना खुद का एक अच्छी सरकारी नौकरी आपको मिले, जिसमें आपकी एक बढ़िया सैलरी हो और एक परमानेंट जॉब आपको मिल जाए। आज के टाइम में जहाँ लोग जॉब्स के लिए परेशान हो रहे हैं, तो उस टाइम में अगर आपको एक परमानेंट जॉब मिल रही है तो प्लीज इसको ग्रैब करिए, इसको आप दोनों हाथों से ग्रैब करने का काम करिए। कॉल करो इस नंबर पे। एक तो हमारा ऐप है, डाउनलोड आप कर सकते हैं ऐप। अगर आपको ऐप नहीं मिल रहा है, अगर आपको बैच नहीं मिल रहा है, हो सकता है बैच के पोस्टर पे तुमको 700 रुपये प्राइस दिखे, लेकिन अगर आप पे करने जाएंगे, अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको वो पेमेंट 549 रुपये में आराम से वो पेमेंट आपकी हो जाएगी। तो वो 700 आपको पे करना नहीं पड़ेगा। कुछ भी दिक्कत आए, नंबर है, कॉल कर लो, तुरंत कॉल कर लो। 80 90 76 92 87 पे आप कॉल करिए, आपसे बात होगी और हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। ठीक है, अगला कैसा सवाल हमारा, केवल स्तनपान कराना महिलाओं को कितनी अवधि के लिए गर्भावस्था से बचाता है? केवल स्तनपान, बस खाली ब्रेस्ट फीडिंग कराना कितनी अवधि के लिए, कितने टाइम के लिए महिलाओं को गर्भावस्था से बचाता है? 12 महीने, 9 महीने, 6 महीने, 3 महीने? क्या आ जाएगा सर आंसर? आंसर क्या है सर हमारा? 6 महीने तक आपका बचाता है। ठीक है, अगर क्या लिखा है यहाँ पर, सामान्यतः तुम्हारा 6 महीने तक आपका सुरक्षित माना गया है। सर्वश्रेष्ठ अगर आपको पूरी तरीके से होना है तो आपका वो 3 महीने का है। सेफेस्ट क्या है तुम्हारा? सेफेस्ट क्या आपका 3 महीने का टाइम दिया गया, लेकिन 6 महीने तक हम लोग जनरली उसको मानते हैं। ठीक है, 3 मंथ के बाद आपको पीओपी वहां पर लेना तुम्हारे लिए आवश्यक हो जाता है। पीओपी का मतलब क्या है सर? प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स महिलाओं को दी जाती है, जिससे वो फिर 6 महीने तक उनका पक्का हो जाए कि गर्भावस्था अगले 6 महीने तक नहीं होने वाली है। ठीक है, तो वो उस चीज के बारे में बात वहां पर हो रही है। अब ये 2 सवाल आपके लिए होमवर्क चलेंगे। अब ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। अगर तुमने यहाँ तक लेक्चर देखा है, मतलब आपको लेक्चर में मजा आया, मतलब आपको जानने को मिला, हमने क्विज भी किया, हमने सवाल भी किए और हमने साथ में अपने नोट्स भी तैयार किए, हमने टॉपिक्स को रिवाइज भी किया। तो अगर दोनों बातें आपकी हो गई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इन दोनों सवालों का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इनका आंसर देके जाइए। और भाई फिर अगली क्लास में तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे। ठीक है, फिर बाय, मिलते हैं यार आगे। थैंक यू गाइस।